Now please request our esteemed guest, Mr. Manoj Kumar Singh, to share his address. नमस्कार। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, भारत एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हुए सभी साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत अभिषेक जी को और ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देते हुए करूंगा कि उन्होंने मौका दिया आप सबके बीच आकर कुछ बातें कहने का और आपकी कुछ बातें सुनने का। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स को करना होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आप उसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और उसकी थ्रू उसको आप सॉल्व करते हुए कुछ वैल्यू एडिशन करते हुए सोसाइटी के लिए यूजफुल सॉल्यूशन निकालें। ये बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर का काम होता है। ये इंटेलिजेंट होना, क्रिएटिव होना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है, लेकिन जो मैंडेटरी चीज है वो कंसिस्टेंसी है। आपको उस काम में सालों साल लगते हुए काम करते रहना होगा, तभी आप जाकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स बेसिकली हम लोग समझते हैं और जानते हैं, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। मैं इन तीनों के बारे में जो आज की स्थिति है एंटरप्रेन्योरशिप की या एंटरप्राइजेस की, उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा। वो इस बैकग्राउंड में है कि आपने सुना लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं और हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है। लेकिन जो वाकई ग्राउंड पे रियलिटी है, बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो एक सक्सेस की जो एक परिभाषा है उसके अधीन वो क्वालिफाई करते हैं। और उसकी वजह ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे नंबर 1 पर आज की तारीख में देश है वो अमेरिका है, फिर इजराइल है, फिर सिंगापुर है, फिर कनाडा है और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान की बात 5वें नंबर पर आती है। लेकिन जो अमेरिका नंबर 1 पर है उनके पास क्या है और क्या चीज होना चाहिए, वो इन्हीं 3-4 जो एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली इसको डिटरमिन करते हैं कि किसी भी कंट्री में क्या उसकी व्यवस्था रहेगी, किस तेजी से इकोसिस्टम उनको फैसिलिटेट कर सकता है बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो जरूरत होता है वो एक्सेस होता है फाइनेंस के लिए, जो कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में बहुत ही मैच्योर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बहुत इजी एक्सेस है फाइनेंसेस के लिए, और वो एक इंडिया का बहुत बड़ा आप कह दे लिमिटेशन है। और हम लोगों के यहाँ बैंकिंग से आपको फाइनेंस मिले या किसी और सेक्टर से फाइनेंस मिले, कोलैटरल फ्री फाइनेंस मिले, इन सब के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस मिले, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है और ये आवश्यक है अगर हम स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो एक इनोवेशन का हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से सोसाइटी में काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ लेना देना होना चाहिए या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और वेंचर्स होने चाहिए, उसमें भी बहुत कमी है। जिस तरह से हार्वर्ड, MIT काम करते हैं उस तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं है और उस तरह का संपर्क भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं है। तीसरा एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि उस कंट्री में, उस सोसाइटी में लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर होने की, वो अच्छी बात है, हर देश इसके लिए आज की तारीख में कोशिश कर रहा है। कुछ साल पहले तक ग्लोबलाइजेशन का दौर था, लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे वो एंटी ग्लोबलाइजेशन, सभी लोग अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने अपने बैरियर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सभी कंट्रीज इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने यहाँ के एंटरप्राइज को एक लेवल तक ले जाकर सस्टेन कर सकें। बिहार से काफी लोग यहाँ पर हैं, प्राइज लेने भी आए, अभिषेक जी भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4% परिवार बिहार में ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है। पूरे देश में 50,000 से ज्यादा इनकम के 10% परिवार हैं, तो लगभग 30 करोड़ परिवार इस देश में है। अब इतने कम संख्या में अगर परचेजिंग पावर परिवारों के पास है तो वो क्या खरीद लेंगे और कितना खरीद लेंगे,
इसीलिए खुद आप अपने इंटरप्राइज को सिर्फ अपने लेवल पे आगे बढ़ा कर ले जा सके, ये बहुत मुश्किल है। मैं प्राइमरी सेक्टर से शुरुआत करूंगा। देखिए, आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी, हिंदुस्तान में तो लगभग 55 से 60% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, लेकिन सिर्फ 15% इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज भी दुनिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले इनपुट और एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस की मार्केटिंग की अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ये सेक्टर है, और इसीलिए शायद हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा आप स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हो। दूसरा एक कारण यह है कि लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर में काफी इनएफिशिएंसी है। प्रोड्यूसर का सामान जो 10 रुपए किलो बिकता है, कंज्यूमर उसके लिए 100 रुपए किलो पे करता है, तो लोगों को लगता है कि ये 10 से 100 में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें काफी इनएफिशिएंसी है और हम इसमें पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसमें कई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, देहात वगैरह के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन वो अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं। जो ट्रेडर्स या होलसेलर रिटेलर्स के बीच जो बहुत ज्यादा पैसे का निकलता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का गैप, उसको वो बहुत कम अभी तक कर नहीं पाए। यानी कि ये फिर या तो हमें मानना होगा कि उस सिस्टम में इतनी इनएफिशिएंसी नहीं है जितना वो दिखता है, अच्छा खासा वैल्यू एडिशन है, या हम उस तरह की टेक्नोलॉजी पे अभी तक पहुंच नहीं पाए। यूपी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, एटेक्स के साथ किया था, और मैं देख रहा था यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन से युवराज यहाँ पे आए हुए थे, और लगभग हम लोगों ने 10 ऐसे स्टार्टअप्स को उसमें आइडेंटिफाई किया था और उनके प्रोजेक्ट्स को फंड किया था स्टेट की ओर से काम करने के लिए। यूपी में लगभग 2 करोड़ 63 लाख किसान हैं, 8 करोड़ प्लॉट्स हैं, 3 सीजन में खेती होती है, कोई भी मैनुअल तरीका नहीं है कि किस एरिया में कितना क्रॉप लगा है इसको असेस करने के लिए, और ये साल दर साल कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसको कर सके। वो लेखपाल पटवारी करते हैं, लेकिन वो घर बैठे करते हैं। पहली बार रिमोट सेंसिंग को यूज करते हुए और क्या क्रॉप किस फील्ड में है, ये सभी 75 जिलों का एक असेसमेंट का 4 स्टार्टअप्स को लगाकर कराया गया। उसी तरह फिर प्रोसेसिंग में सोलर को यूज करते हुए कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, और मेज का कल्टीवेशन कैसे बढ़ाया जाए, इन सब 3-4 एनिमल हस्बेंड्री में एआई की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए। आज की तारीख में लगभग 30% एआई की इफेक्टिवनेस है, तो उसको कैसे ऊपर ले जाया जाए, इस तरह के स्टार्टअप्स को वहां पर फंड किया गया था। एग्रीकल्चर के बारे में कम लोग जानते होंगे कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में ट्रेडिंग की कंपनीज दुनिया में लगी हुई हैं, वो किसी भी नोन जो आईटी की कंपनीज हैं या माइनिंग की कंपनीज हैं उनसे ज्यादा बड़ी टर्नओवर की कंपनीज हैं, लेकिन लोग उनको जानते नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक फूड है, वो एक सेंसिटिव रहता है, पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो जो भी कंपनीज हैं वो बहुत लो की पे काम करती हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 कंपनीज हैं पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर के ट्रेड का 90% कंट्रोल करती है। कम लोग इसको जानते हैं, उनका नाम है ABCD। A is for Andes, B is for Bungie, C is for Cargill and D is Defras। ये ABCD कंपनी है जो एग्रीकल्चर की 90% ट्रेड को पूरी दुनिया में कंट्रोल करती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वो कंपनीज होंगी, लेकिन वो काफी लो की रह के काम करते हैं, क्योंकि वो जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं, अगर कहीं कोई फूड को रिलेटेड रॉयल्टी इश्यूज होती हैं तो उनके लोग किडनैप हो जाते हैं। इसीलिए उनकी अपनी एक ग्रेन ट्रेड करके एक किताब है, मैं आपको एडवाइस करूंगा, उसको पढ़िए और देखिए कि कैसे दुनिया में ग्रेन का ट्रेड ऑपरेट होता है। बट एग्रीकल्चर में इसलिए आपके सामने लाया था कि आज भी इस सेक्टर में स्टार्टअप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसानों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर से ट्रांजिट करते हुए हर सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाती है और फिर सर्विसेज की ओर जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के और किसी भी देश के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। मैं आपको एक छोटे 2-3 आंकड़े बताना चाहूंगा, आपकी समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर का क्या रेलेवेंस है हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया में सिर्फ 10% जो लैंड है उसके ऊपर खेती होती है, बाकी खेती पे रेत है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, बर्फ है या जंगल है। ब्राजील का 2/3 हिस्से पे जंगल है। तो पूरे प्लैनेट का जो पृथ्वी है उसके 10% हिस्से पे खेती होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ये 45% हिस्से पे खेती होती है।
मैं यूपी से आया हूँ, यूपी में लगभग 75% एरिया में खेती होती है। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट इरिगेशन का होता है। पूरी दुनिया में जो खेती होती है उसमें सिर्फ 21% खेती एश्योर्ड इरिगेशन के अंदर है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 55% का है और यूपी में ये 86% का आंकड़ा है। यानी जिस देश में 45% हिस्से पे खेती हो रही है, 55% एश्योर्ड इरिगेशन है, या जिस प्रदेश में 75% हिस्से पे खेती हो रही है और 86% इरिगेटेड है, इनके लिए एग्रीकल्चर की अहमियत वही नहीं हो सकती है जो पेरू की है या ऐसे देशों की है, ग्रीस की आप कह लें, जहाँ की ज्यादातर 80% हिस्सा पहाड़, पथरीला या इस तरह का। इसीलिए हमारे यहाँ हम भी वही सिस्टम फॉलो करें ट्रांजिशन का और उतनी ही स्मूथली एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लोग चले जाएं, ये आसान नहीं है। और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसानों की जिस तरह की आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चर में काम करते हुए किसानों की आमदनी को और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ किसानों को पैदा किए हुए जो उपज है उनका क्या मूल्य मिलेगा, वो और अधिक पैदा करेंगे तो और भी कम मूल्य मिलेगा। ये एक नेचुरल कोरोलरी की बात हो सकती है। लेकिन जरूरत है इस बैकग्राउंड में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अपने से ज्यादा अमीर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करना। और इसीलिए अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो नवंबर-दिसंबर तक कमीशन होने वाला है, उसके पास एक लगभग 100 एकड़ जमीन में एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हब डेवलप करने की बात हो रही है। दुनिया के बहुत छोटे छोटे देश हैं जो कई सालों से कार्गो प्लेन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश होने के बाद भी आज भी एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होते हैं वो पैसेंजर प्लेन के बेली में ही होते हैं, यानी जो आपका बाकी पैसेंजर का कार्गो है उसके साथ ही वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आज तक हिंदुस्तान से कार्गो प्लेन में एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और इसकी व्यवस्था जेवर एयरपोर्ट पे बनाई जा रही है। अलग अलग देशों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अलग टेस्टिंग और अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर आम को आप अमेरिका में भेजना चाहते हैं तो गामा रेडिएशन करना होता है, उसके बगैर आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। अगर जापान में भेजना है तो हॉट वाटर वेपर ट्रीटमेंट करना होता है। पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सभी तरह के ट्रीटमेंट हो सके, सभी तरह की टेस्टिंग हो सके। ये फैसिलिटी जेवर में क्रिएट की जा रही है। और इसके बाद मेरा ये मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने से ज्यादा रिचर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था बनाते हैं तो किसानों की आमदनी और किसानों की स्थिति में बहुत ही अच्छा और बेहतर सुधार हो सकता है। इसीलिए स्टार्टअप्स के रूप में आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे फिर अपील करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है और अभी भी कई प्रॉब्लम्स हैं किसानों के और एग्रीकल्चर सेक्टर के, जिसको आप जैसे स्टार्टअप इस पे काम करें तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। आई कैन सी यहाँ पर मिस्टर आहूजा है, आप हाथ उठा दे रहे हैं। ही इज फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, आप लोग इनको संपर्क कर सकते हैं। दे एक्टिवली इंगेज विद दी स्टार्टअप्स हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसीलिए मैंने अभिषेक को रिक्वेस्ट किया था आपको बुलाने के लिए। ये आपकी काफी मदद कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों के पास काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। अब दूसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है। साथियों, इसे मानने में हम लोगों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग का जो बस था वो इंडिया मिस कर चुका है। जो लेवल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और जो कैपेबिलिटी क्वांटिटी वाइज चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग की, उस तरह के माहौल में इंडिया फिर से मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऐसा सेटअप क्रिएट कर ले और उस क्वालिटी का प्रोड्यूस बनाकर उनसे सस्ते में बेच दे, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया ये मैं आपको बताना चाहूंगा और इस संबंध में 2 किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको पढ़ना चाहिए। एक चिप वॉर है मॉरिस की और दूसरी अभी एक एप्पल इन चाइना है जो पैट्रिक मैकगी की। अभी आपने सुना, मेरे पहले पूर्ववक्ता बता रहे थे कि मोबाइल में हमने कितने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इन सब के पीछे आपको पता नहीं होगा कि कहानी क्या है। इन सब के पीछे कहानी ये है कि सैमसंग की एक जो फैक्ट्री है वो 2007 में नोएडा में लगी और आज की तारीख में पूरे देश में जो मोबाइल बनता है उसका 55% मोबाइल अकेले नोएडा में बनता है। मोबाइल के जो कंपोनेंट है उसका 60% कंपोनेंट अकेले नोएडा में बनता है। और एक कंपनी सैमसंग जैसी आई और उसके आगे और पीछे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में आज की तारीख में डिक्सन और न जाने कई ऐसी कंपनीज वहां पर खड़ी हैं जो कि मोबाइल के कंपोनेंट्स को और मोबाइल को आज की तारीख में वहां पर बना रही है।
यही स्थिति बनी थी चाइना में एप्पल के साथ। बट मोबाइल के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है चिप के ऊपर। और चिपवर की जो किताब मैंने आपको रेफर करी, इसमें इससे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और इंटीग्रेटेड दोनों एक साथ, डिसेंट्रलाइज्ड भी है और इंटीग्रेटेड भी है, ऐसी कोई इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है। चिप आप समझ सकते हैं कि उसका रेलेवेंस ऑटोमोबाइल से लेकर डिफेंस में कितना ज्यादा है। वियतनाम के साथ वॉर में अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि वियतनाम में एक ब्रिज है उसको तोड़ें, और उसके ऊपर उन्होंने 200 मिसाइल मारी और एक भी मिसाइल ब्रिज के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि उस समय ये सेमीकंडक्टर्स इस लेवल पे नहीं थे। आज की तारीख में आपने देखा कि यहाँ से आप 1 मीटर के लिए टारगेट को आप 2000 किलोमीटर से आप उसको हिट कर सकते हैं। ये क्यों संभव हो पाया? ये चिप की वजह से संभव हो पाया, सेमीकंडक्टर की वजह से संभव हो पाया। सेमीकंडक्टर्स की शुरुआत टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से हुई थी, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा TSMC उसको बनाती है, जो ताइवान में है। इसको बनाने के लिए यूवी जो मशीन होती है वो नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML, पूरी दुनिया में वही बनाती है और कोई नहीं बनाता। और एक कंपनी $200 मिलियन की होती है। जो केमिकल्स यूज होते हैं वो जापान मैन्युफैक्चर करता है और कोई नहीं मैन्युफैक्चर करता है। यानी मशीन एक देश बना रहा है, केमिकल दूसरा देश बना रहा है और वेफर्स तीसरा देश बना रहा है। इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी बगैर अमेरिका के सहमति के ट्रांसफर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में अभी जो हम लोग कर रहे हैं 1 लाख करोड़ का जो बजट रखा गया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फैब्रिकेशन के लिए, ये तीसरा अटेम्प्ट है। 2 अटेम्प्ट पहले हो चुके हैं और अभी इंडिया में वो सक्सेस नहीं मिली। ये तीसरा अटेम्प्ट है जब हम लोग इसमें कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जितनी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, गुजरात में, आसाम में और यूपी नोएडा में भी हुआ है HCL और फॉक्सकॉन के साथ, उसमें 12 नैनोमीटर या उसके ऊपर के ही जो चिप्स हैं उसको बनाने के लिए अभी तक सहमति बनी है, जबकि देश दुनिया 3 से 4 नैनोमीटर की ओर जा रहा है। यानी ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल लीवरेज है जो अमेरिकन इसको कंट्रोल करता है। और उन्होंने उनके कहने से ASML कहाँ पे मशीन जानी, ये सारी चीजें वो डिटरमिन करती हैं। तो इस तरह के सेटअप में आपको काम करना है। दूसरा एग्जांपल जो मैं एप्पल इन चाइना का देना चाह रहा था वो इस बैकग्राउंड में था कि जिस कदर इस तरह की कंपनीज को लाने के लिए कंट्रीज को काम करना चाहिए, उसमें हम लोगों का भी और बहुत आगे आकर काम करने की जरूरत है। एप्पल को लगभग 25 साल पहले चाइना में 300 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने न सिर्फ अलॉट करी बल्कि उसको डेवलप किया और आधी फैक्ट्रीज इन्होंने खुद बना कर दी। और वहां पर फॉक्सकॉन को ताइवान से शिफ्ट करने के लिए चाइना ने ये किया था। और पिछले 20 साल में हर साल लगभग $55 बिलियन एप्पल चाइना में इन्वेस्ट किया है। आपने एक सुना होगा चिप एक्ट, पिछली गवर्नमेंट ने अमेरिका का बनाया था कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को यूएसए ले जा रहा है। उस पूरे एक्ट का जो टोटल बजट है वो $55 बिलियन का है ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स, जबकि एप्पल पिछले 20 सालों से हर साल $52 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है आज तक। आप इमेजिन कर लीजिए किस लेवल का इन्वेस्टमेंट है। अभी तक उन्होंने 3 करोड़ लोगों को इस इंडस्ट्री में ट्रेन किया है और 50 लाख लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है। और वो फॉक्सकॉन, एक कंपनी की बता रहा हूँ और एक एप्पल। फॉक्सकॉन जो उनका मैन्युफैक्चरर है, दुनिया का सबसे बड़ा IT मैन्युफैक्चरर है वो, और एप्पल जो सबसे बड़ी कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी जिसका टर्नओवर लगभग 3 ट्रिलियन है, यूएसए के इंडिया के इकोनॉमी के बराबर है, उसने 3 करोड़ लोगों को ट्रेन किया, 50 लाख लोगों को एम्प्लॉय की हुई है। ये उनको ले गए, क्या दिया? 300 एकड़ जमीन फ्री दी और इनका थोड़ा इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया। हमारे यहाँ बहुत कम स्टेट्स या बहुत कम गवर्नमेंट्स इस तरह से आगे आती हैं कि किसी को फैसिलिटेट करें और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स बनाएं। लेकिन इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट जब आते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में एक इंटरनेशनल जो वैल्यू एडिशन की चेन है उसमें लोगों को कनेक्ट होने का, देश के लोगों को कनेक्ट होने का एक मौका मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस पे काम करने के लिए। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत हाई है। गवर्नमेंट बहुत कंसल्टेड तरीके से उसको कम करने के लिए काम कर रही है, लेकिन मंत्री जी ने बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि कितनी प्रॉब्लम है। उन्होंने एक बताया कि उन्होंने एक किसी केस में डीम्ड अप्रूवल की बात कही या पॉलिसी बनाई। ये डीम्ड अप्रूवल
कई सालों से कई स्टेट्स में है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी आदमी ये डीम्ड अप्रूवल की बदौलत 100 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाता। इसके लिए दूसरे तरह की हिम्मत चाहिए। वो बड़े बड़े एक दो लोग ही कर सकते हैं कि बगैर किसी अप्रूवल के आपने वहां पे 100 करोड़ लगा दिया। आम आदमी, आम एंटरप्रेन्योर या आम बिजनेसमैन डीम्ड अप्रूवल की बदौलत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो बेसिकली आपको अप्रूवल्स जल्दी मिले, क्लैरिटी के साथ मिले और तेजी से मिले और कम से कम अप्रूवल्स की जरूरत हो, ये अटेम्प्ट होना चाहिए रिफॉर्म्स का। और साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा ये कहते हुए कि आज की तारीख में जितनी ज्यादा जरूरत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की है। थैंक यू वेरी मच। Now, I request Dr. Ashok Samraj to welcome Mr. Manoj Kumar Singh, ex-Chief Secretary, Uttar Pradesh, to grace him with the stool.